अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कलअदम जमात के एहतजाज से मुताल्लिक। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े वाज़ेह अंदाज में कलअदम जमात से मुताल्लिक ये कह दिया गया कि रियासती रिट को किसी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे। कलअदम तंजीम ब्लैकमेल करने की जुर्रत ना करे। क्या कहा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। आज की काबीना की मीटिंग में ये एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। और यहां मैं ये आपको बता दूं कि लोगों को जिनको गलत फहमी है, पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पे धूल चटाई है। कोई रियासतें तो जनाब, ये मौक़िफ़ आया है आज हुकूमत की जानिब से कलअदम जो जमात है उससे मुताल्लिक। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ये बात कर रहे थे कि जो मुतालबात हैं TTP के उससे मुताल्लिक, उन्होंने कहा कि हम इन पर पहरा देंगे, सवाए इसके कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मामला है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ये मामला लाएंगे जो मुतालबात दिए गए हैं कलअदम जमात की जानिब से। लेकिन आज भी कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा तौर पर कहा कि पहले भी 6 मरतबा हम इनसे राबिता कर चुके हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि कलअदम TTP का जो एजेंडा है वो कुछ और है और हुकूमत का लाहौर समेत पंजाब भर में 60 रोज के लिए रेंजर्स तैनात करने का भी ऐलान कर दिया गया है। और वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया है कि पंजाब हुकूमत जहां चाहे रेंजर्स तैनात कर सकती है। अब हुकूमत का ये फैसला कितना अहम है, इसके क्या असरात होंगे, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, IMF के साथ जो मामलात हैं इसकी तरफ आए तो IMF की हम देख रहे हैं कि सख्त पेशगी शराइत मानने के बावजूद अभी तक मुज़ाकरात जो हैं वो डेडलॉक का शिकार हैं। आखिर क्या वजह है, मामलात कहाँ रुके हुए हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म का जो दौरा सऊदी अरब है, ऐसा लग रहा है कि एक ताज़ा हवा का झोंका है। सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब फंड देगा, $1 अरब 20 करोड़ का उधार तेल भी दिया जाएगा, जबकि $3 अरब स्टेट बैंक में जमा हो जाएंगे। अब इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है जिस पर बहुत ज्यादा बात भी हो रही है, अब सवाल यह है कि सऊदी इमदाद मईशत को सहारा देने में मदद फ्राहम करेगी। क्या जो मईशत है उसको सहारा मिलेगा, क्योंकि डॉलर हमने देखा कि इसके साथ ही आज $2.44 कम हो गया है। तो क्या सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी, तमाम तर मामलात पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हमारे मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपका। एहतशाम साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कलअदम जमात के एहतजाज का जो मामला है, हुकूमत ने तो बड़ा सख्ती से मौक़िफ़ दे दिया है। आपने भी सुनी अभी जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर दाखिला की जानिब से बताया गया कि 60 रोज़ के लिए रेंजर्स तैनात कर दिए गए हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? सुनिए, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले चंद दिनों से जो हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे पंजाब में जो सूरत हाल इस तहरीक की वजह से पैदा हुई थी, शहरी ज़िंदगी क्या, देहाती ज़िंदगी क्या, हर तरह से चौक होकर रह गई थी। आप देख लें, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, दफातर जाना है, कितनी मुश्किलात थी। फिर आप देख लें, एक बड़ी बदकिस्मती है सोनिया कि इस तरह के जलसे जुलूस और धरने जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ जो है रोज़मर्रा का एक बड़ा फिनोमेना बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देख लें, इनकी वजह से तब तहरीक वाले तो थे ही थे, लब्बैक वाले। कल आपने देखा कि इस्लामाबाद में क्या हुआ, धरना दिया ट्रेडर्स ने, ताजरों ने, और आपने देखा कितनी मुश्किलात थी। मैं पिंडी में रहता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे 2 घंटे लगे, मैं 6:45 बजे निकला हूँ, 7:45 बजे घर पहुँचा हूँ। कितनी मुश्किलों से पहुँचा हूँ, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ आपस में लगी हुई थी, क्या लोगों का पैनिक था, लड़ाई झगड़े थे। अब देखें, सवाल सिंपल सा है, रोज़ हम सुनते हैं ये हुकूमत के रेट, रियासत के रेट। अब देखें, इससे पहले भी वो कह रहे हैं 6 मरतबा उनसे बातचीत हुई, 6 मरतबा आए हैं। अब सवाल ये है कि रोज़मर्रा का मामूल बन गए हैं धरने इस तरह के, जो करना चाहता है कर रहा है। अभी शेख रशीद साहब ने, अपने फवाद चौधरी साहब ने बताया कि कल वहाँ पे क्या हुआ कि 30 लोगों ने क्लाशनिकोव उठाई थी, उससे वो अपने हमला कर रहे थे, गोलियां चल रही थी वहाँ से। मेरा ख्याल दिस इज हाई टाइम। इससे पहले पिछली दफ़ा 6 लोग जो है ना वो शहीद हुए थे, अब 60 के करीब वो ज़ख्मी हुए हैं, इससे पहले जो है उससे ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। और सवाल बड़ा अहम है डॉक्टर साहब कि इस सारे मामले के लिए अब देखें, इस
इस तरह के जलसे जुलूसों की एक बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट भी है, रिलीजियस, मॉरल, इकोनॉमिक कॉस्ट भी हमें पे करनी पड़ती है। एक अरसे से इंटरनल सिक्योरिटी को हम देखते हैं तो बाहर की दुनिया किसी और तरह देख रही है। अब तो ये बच्चे को पता है कि किस तरीके से हमें फेटअप में और बाकी जगहों में फंसाया गया है। आज भी दहशतगर्दी का नासूर हर जगह से बातें निकाल के लाई जा रही हैं। ये नरम गोशा माजत के साथ कहीं ना कहीं रखा गया। सियासी हुकूमतें सियासी मसलतों का शिकार होती नहीं। अब देखें, कल एक बहुत बड़ा रिजॉल्व सामने आया। पहली मरतबा पोलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया जी नथिंग डूइंग, आज के बाद हम इस तरह को जो चैलेंज करेगा हम रेट को, हम हुकूमती रेट को हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और रेंजर्स का पंजाब में लाना कराची की तर्ज पे मैं कहता हूँ बहुत अच्छा उमन है। अब जिस तरीके से एक फ़िज़ा बना दी गई थी कि जी ठीक है, जिसके ख़िलाफ़ जो कुछ करना है हम कर सकते हैं, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है, कोई नरम गोशा रखने की ज़रूरत नहीं है। वक्त आ गया सोनिया के सारे पूरी कौम, सारे तबके, हमारा मीडिया भी, माजत के साथ कुछ मीडिया में लोग हैं वो हवाएं दे रहे होते हैं इस तरह की चीज़ों को। अब मौलाना फजल रहमान साहब भी, अब मसला ये है कि डॉक्टर साहब एक हुकूमत होती है, उसको गिराने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल किया जाए वो कहते हैं जायज़ है। भाई आप हुकूमतों को बिगाड़ें, उठा के बाहर फेंकें, खुदा का वास्ता है मुल्क को, रियासत को तो देखें ना। आज जिस तरीके से हम लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी के 3 क्वार्टर हैं, शायद तीसरे और आखिरी क्वार्टर में हम हैं, एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह एक दफ़ा इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ दिखा दें, हमारे बच्चे उनके आगे बच्चे, ये कौम किधर जाएगी? सारी दुनिया हमें देख रही है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि इस पर एक जो फैसला आज किया गया है, और मेरा डॉक्टर साहब मेरा ये शक है, ये ख़तरा है, और अल्लाह करे ये ना हो कि 4-6 दिन के बाद हुकूमत फिर ढीली पड़ जाएगी। अगर आपने फैसला किया है, लाल मस्जिद की बात शेख रशीद साहब ने आज की है कि जी उनको भी हम देखेंगे, आज कितने दिनों से आप देख लें वो रास्ता बंद हुआ है, भी क्या वजह है, या रियासत है या नहीं है? अब ये फैसला करना पड़ेगा। सुनिए एक सेकंड, ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने किधर जाना है। देखिए सारी दुनिया की हम पे नजरें हैं, एक दफ़ा फिर हमें दहशतगर्दी में लाया जा रहा है, हमारे एटॉमिक एसासे वो टारगेट बने हुए हैं, और लोगों को एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। जब भी आप देख रहे हैं फेटअप का इजलास होता है, इस तरह के मामला सड़कों पर लोग आ जाते हैं। और एहतजाम साहब, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पूरी कौम को आपको नहीं लगता कि इस अहम और सेंसिटिव इशू पर एक पेज पर आना होगा? वो कभी नहीं आएंगे सोनिया, उनके सियासी मफादात है ना माजत के साथ। आज पीटीआई की गवर्नमेंट हुकूमत में है, मैं फिर कहूँगा ये बात के अपोजिशन में होगी, शायद ये भी कहे कि ठीक है जो भी हुकूमत बैठी है उसके खिलाफ कुछ हो रहा है तो हो, हटाने के लिए। रोना यही है, कहते हैं कि जी फौज को बुलाया जाए, अमेरिका के पांव पड़े जाएं, और माजत के साथ जो भी दहशतगर्द भी हैं उनके हमले भी होते रहें, वो कहते हैं जी ठीक है होने दें, इसलिए कि हुकूमत चली जाएगी। देखिए ये रवैया अदारों में हो, हुकूमतों में हो, सिविल सोसाइटी में हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। आज अगर कौम दानेदारी के साथ, और मेरा ख्याल है जिस तरह आज ये इसको वेलकम किया जा रहा है सारे मामले को, अगर हुकूमत अपनी इन बातों पे कायम रहती है कि स्टेट के रेट को चैलेंज करने वालों को हम निपटेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर हम कह सकते हैं कि भाई कोई ठंडी हवा का झोंका आना शुरू हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप जो हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर फैसला किया गया है कि रियासती रेट को किसी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे, और ये जो जमात है इसको सियासी नहीं अस्करी तंजीम समझा जाएगा। सर आपको कैसा लगा ये हुकूमत का फैसला? एहतजाज, धरनों, सड़कों की बंदिश, आए रोज ये जो मामलात हैं, फिर जिस तरह से आज बात भी की फवाद चौधरी साहब ने कि भारत से इस तंजीम को फंडिंग हो रही है, फेटअप की अलग तलवार लटक रही है, मईशत के मामलात आपके सामने। आपको लगता है कि सर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो फिर मुआशी अदम इस्तेहकाम भी होगा? ये तमाम तर मामलात लिंक्ड हैं मईशत के साथ भी। देखिए मैं एहतशाम साहब ने जो काम का पैशनेट 100% उनसे एग्री करता। देखिए पहली शर्त ये है कि रियासत की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं मोनोपोली ऑफ वायलेंस, यानी कि ये हमारे पास जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उस पाकिस्तानी रियासत के अंदर ताकत का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ एक ही एक्टर कर सकता है, और वो हुकूमत खुद है, वो रियासत खुद है। जब अगर मोनोपोली ऑफ वायलेंस रियासत के पास नहीं है तो फिर आप समझिए कि वो रियासत कहलाने के काबिल नहीं है, वो रियासत जो है बड़ी कमजोर रियासत है। अब हमारी तारीख अगर देखिए कि हुकूमत जो है वो ऐसी तंजीमों से मुज़ाकरात भी करती है, फिर उनसे वादे भी किए जाते हैं, फिर वो वादे तोड़े भी जाते हैं, तो हुकूमत खुद अपनी कमजोरी का कहीं निशानी देती है, फिर उसके ऊपर सख्ती से अमल करना शुरू कर देती है। एक वो कांस्टेंट किस्म का जो रवैया है जो रियासत का होना चाहिए ऐसी तंजीमों के साथ, वो नहीं रहता। हम खुद ही उनसे वादे बेशुमार कर लेते हैं, फिर वो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं, उसके बाद फिर हम सख्ती दिखाने लगते हैं, फिर सख्ती दिखाते दिखाते फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं, फिर कमजोरी सामने ले आते हैं। तो एक कांस्टेंट रवैया रखें और ये ज़हन में रखें कि इस रियासत के अंदर
ताकत का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ रियासत ही कर पाएगी और किसी और एक्टर को इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। सही। इसमें डॉक्टर साहब एक और एलिमेंट भी है, प्लीज़ उस पर भी ज़रूर बात कीजिएगा। देखिए, हमारे मुल्क में जिस तरीके से हमने देखा कि मज़हब को इस्तेमाल करते हुए लोग सामने आते हैं, मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करते हुए सामने आते हैं और उसके पसे पर्दा उनके सियासी मफादात होते हैं। आप मुझे बताएं, इस मुल्क में बेशुमार लोग हैं, मेरा ख्याल है हर आदमी दूसरे आदमी से अच्छा पाकिस्तानी है। लोगों ने सर्टिफिकेट बांटने शुरू किए हैं, कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है। खुदा ना खास्ता उस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं जैसे हिंदुस्तान में है कि जी मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो भी एक सेक्ट के अलावा जो भी मुसलमान होगा उसको शायद ज़िंदा रहने का हक़ हासिल नहीं होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, बुनियादी सवाल इस वक्त ये है कि भी रियासत का रिजॉल्व और जो इस वक्त है वो वेवर नहीं करना चाहिए। अभी किसी स्टेज पे भी जब मुज़ाकरात की बात हो, कुछ भी हो, मुझे याद है 2-2.5 साल पहले यही तंजीम थी, इनके 2-3 लोगों की फुटेज सामने आई थी, वीडियो, जिसमें वो रियासत के लोगों को जिस तरीके से ललकार रहे थे। अंदर रहे, आप देखें 6-7 महीने के बाद तौबा तायब करके वापस आए थे। अब सवाल इस वक्त यह है कि भाई ये भोले भाले लोग हमारे लोग हैं जो जिनको चीज़ों का पता नहीं है, उनको इस्तेमाल किया जाता है और सियासी फ़ायदे उठाए जाते हैं और इसकी आड़ में पता नहीं क्या किया जाता है। एक तो लोगों को भी मेरा ख्याल देखना चाहिए, हमारे उलमा का तबका जो है ना, उनको भी, जो मसाजिद में लोग बैठे हैं, उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जी वो बताएं लोगों को भी ये कौन लोग हैं। उनको बड़ा वाज़ेह तौर पर एक मैसेज देना चाहिए कि जी आपकी रियासत है, आपका मुल्क है, आपके बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, तो फिर ये रियासत है। अगर हर आदमी इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगा जिस तरह 3-4 दिनों में हुआ, अभी देखें मोटरवे पे क्या हुआ, जो बुरे हालात थे, लोगों के इंटरव्यूज़ आए कि लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, कोई अस्पताल नहीं जा पाया, किसी का बच्चा स्कूल नहीं गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक बुरे हालात में है। और मैंने तो कल पिंडी इस्लाम में डॉक्टर साहब देखा, जो बुरा हाल था मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब सवाल ये है कि ये पैनिक कर जाना, ये इस तरीके से जिसको कहते हैं फ्री फॉर ऑल, खुदा ना खास्ता यूँ लगता है कि जी 6 मील के फासले पे आपकी हुकूमत होगी, उससे आगे सोनिया की हुकूमत होगी, उसके मेरी होगी, तो लगता है रियासत जो है ना खुदा ना खास्ता ख़त्म होती जा रही है। ये डंडा बरदार हो या जिनके पास ताकत है या फैसला है वो जनाब आके बैठ जाएंगे। मेरा ख्याल है ये वंस एंड फॉर ऑल, सोनिया, वंस एंड फॉर ऑल, अगर डॉक्टर साहब इसको टेक ऑन ना किया गया इस मसले को, तो फिर मेरा ख्याल है ख़राबी होगी। कम वक्त में अभी देखें होना चाहिए, मुझे बार बार जुमला याद आ रहा है, किनका, जमीलुद्दीन आली का, वो पहले भी शायद एक दफ़ा बात हुई थी, कहते हैं मैं गया उनके साथ, अयूब खान के साथ चाइना, और मैंने चुअन लाई से पूछा कि जी क्या आपके पास है, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ दिस ऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। उन्होंने कहा 1 करोड़ बंदा मारने की फहरिस्त तैयार की थी, 70 लाख लोगों को मार दिया, उसके बाद हमारा काम हो गया। तो देखें कहीं ना कहीं हुकूमत को दिखाना पड़ेगा, इससे उठना पड़ेगा कि भाई क्या वजह, आपका और मेरा क्या कसूर है कि सड़क पे जाते हो मुझे कोई कहे इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, आगे पथराव हो रहा है, तो इसका मतलब है खुदा ना खास्ता रियासत रही नहीं, उस तरफ लेके जा रहे हैं, इसको रोकने की जरूरत है। लेकिन फारूक सलीम साहब, आप भी इससे एग्री करते हैं, अभी जिस तरह से एहतशाम साहब ने भी बात की कि ये ऐसा सेंसिटिव इशू है जिस पर उलमा कराम, हमारा मीडिया, तमाम पॉलिटिकल जमातें, पूरी कौम जो है उसे एक पेज पर आना होगा, ताकि जो मजहब के कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों को जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। देखिए, आपका कहना है कि आना होगा, मैं चाहता हूँ कि आए, लेकिन ख्वाहिश है और फिर ज़मीनी हकीकत है। जैसे एहतशाम साहब ने कहा कि उनके अपने सियासी मफादात हैं और उन सियासी मफादात की बिना पे ये एक पेज पे नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे हमारी रियासत ने रोल प्ले करना है। पिछले चंद हफ्तों में अगर आप गौर से देखिए कि जो तंजीमें जो हैं, जो तशद्दुद का इस्तेमाल करती हैं, जो वायलेंस का इस्तेमाल करती हैं, हमारी हुकूमत जो है उनके सामने घुटने टेक देती है। और जो तंजीमें जो हैं, जो पुरअमन एहतजाज करना चाहती हैं, उनको हम जेल में भी बंद कर देते हैं, उनसे हम ज्यादती भी करने लगते हैं। तो ये जो हुकूमत वक्त गलत पैगाम देती है, उन तंजीमों को पैगाम दिया जाता है कि भाई अगर आप डंडा बरदार हैं, अगर आप हमारे पुलिस वालों को मार देंगे, अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम तो आपके साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अगर आप पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आपके लीडरान को जो है वो जेल में बंद कर देंगे। तो ये जो दोगले पैगाम है, ये बड़े नुकसानदेह साबित होते हैं। तो आपको याद होगा चंद बरस पहले की बात है कि लंदन में 2 पाकिस्तानी भाइयों को मार दिया गया था, किसी वजह से गाड़ी के नीचे उसकी कुचल दिया गया था। उसके बाद एहतजाज शुरू हुआ था, और एहतजाज तो जो हुआ उसके बाद लूट मार शुरू हो गई थी। आपने देखा कि फिर पकड़ पकड़ के लोगों को यानी सजाएं दी गई, यानी इस हद तक कि एक साहब जाते हैं किसी मॉल में, दुकान में, तो वो वहाँ से कुछ नहीं मिला तो वो ले आते हैं, उठा के क्या कहते हैं कोक का बड़ा सा कंटेनर लेके आ जाते हैं, और वहाँ पे खड़ा आदमी है उसको भी पकड़ा देते हैं।
और जब फुटेज देखी गई तो उस आदमी को भी पकड़ा गया कि तुम्हें पता हुआ लूटा हुआ माल है, तुमने क्यों लिया, उसको भी सजा दी गई। माओ ने अपने बच्चों को पकड़ के पुलिस के थाने में लेके गए, उन्हें पता था कि हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी कि आज अगर रूल ऑफ लॉ ना रहा, आज रिट हुकूमत की गई तो फिर हमेशा के लिए गई। हमारे तो डॉक्टर साहब हर लम्हे आप देखते हैं रिट हुकूमत की चैलेंज होती है, लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि फिर सियासी मसले अगर आड़े ना आए, मेरा ख्याल है फौज हो, अदारे हों, सियासी जमातें हों। मेरा दुख सियासी जमातों से डॉक्टर साहब ये है, ये अपने ज़ाती मफादात के लिए, नवाज शरीफ साहब को देखें ना, जब उनकी हुकूमत चली गई थी और अब अभी अंदर नहीं गए थे, रोज़ाना उठ के कहते थे मुल्क तबाह हो गया, इकॉनमी तबाह हो गई। फिर मिफ्ता इस्माइल उनके वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने कंट्राडिक्ट किया उनको, आप कहते हैं गलत कहते हैं जी, हमारे पार्टी के हेड कहते हैं, वो कहते हैं इकॉनमी बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ। जो बंदा हुकूमत से डॉक्टर साहब बाहर जाता है वो कहता है कि अंधेरे ही अंधेरा हो गया, मुझे कैसे वापस लाया जाए। काश ये लोग जो है ना कोई पैरामीटर्स तय कर लें। हाँ। कि इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से चंद एक चीज़ें हैं, उस पर कोई बंदा बात नहीं करेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, फिर तो चीज़ें चल पड़ेंगी, फिर तो हम रियासत को और पाकिस्तान को सिक्योर देखते हैं। अदरवाइज माजत के साथ कोई इतनी अच्छी उम्मीद नजर नहीं आती अगर इन पे अमल दरामद ना हो किया गया। सिर्फ ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो करेंगे कि आए दिन ये एहतजाज, धरने, सड़कों की बंदिश, इस पर कितना मईशत पर असर होता है। इसके साथ साथ नाज़रीन वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब के समरात भी आना शुरू हो गए हैं, मईशत के लिए ये सब कितना अच्छा, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून। डॉक्टर साहब, ये जो सऊदी अरब से ब्रीदर मिला है, आपको लगता है कि मईशत को सहारा देने के लिए ये कोई मदद फ्राहम करेगा? फाइनेंशियली जो मामलात हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? डॉलर तो आज $2.49 कमी आ गई है डॉलर में, तो सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी? एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता है समझने का, और वो ये है कि कोई भी बैरूनी ताकत, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या चीन हो या कोई भी और बैरूनी ताकत हो, वो पाकिस्तान की जो कमजोरियां हैं, पाकिस्तान की जो खामियां हैं, हमारी माशी खामियां हों, हमारी समाजी कमजोरियां हों, उनको दूर करने के लिए नहीं आती। उनके अपने मुफाद होते हैं और वो अपना असर और रसूख स्टैब्लिश करने के लिए इस किस्म के काम किए जाते हैं। हमने जो कमजोरियां दूर करनी है, माशी खामियां दूर करनी है, वो हमारी अपनी टीम ने करनी है, वो हमारे अपने लीडरान ने करनी है। अब देखिए, ये एक खबर के अंदर दो खबरें छुपी हुई हैं। एक तो हमें बताया गया कि $3 अरब जो है वो स्टेट बैंक में जमा करवाया जाए। ये एहतशाम साहब कतई किसी किस्म का तोहफा नहीं है, ये एक कर्ज है। इसका तकरीबन $90 बिलियन का हमने सूद सालाना देना है। अमलन हम इस रकम को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका एक पैगाम है सरमायाकारों को, आलमी मंडियों को, कि जी स्टेट बैंक के पास 3 बिलियन के इजाफी रिजर्व जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। इसको हम कतई किसी किस्म का तोहफा नहीं कह सकते, ये एसेंशियली एक कर्ज है। दूसरी खबर जो है कि $1.2 बिलियन की सालाना हमें जो डिफर्ड पेमेंट के मतलब मौखर पेमेंट होगी, ये मुफ्ते का तेल नहीं है, ये अभी तेल हमें दिया जाएगा तकरीबन $100 मिलियन महीने का। एहतशाम साहब अगर इसका हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 35 से 40 हज़ार बैरल रोजाना का बनता है, और हमारी इस वक्त जो कंजम्पशन है वो तकरीबन 6 लाख बैरल। तो आप समझिए कि 6 या 7% हमारी जो टोटल कंजम्पशन है उसका हमें ये तेल मिलेगा, जो डिफर्ड पेमेंट भी होगी। इसकी हमने वापसी जो है वो कुछ अरसे के बाद, साल के बाद जो है वो करनी होगी। तो ये भी किसी किस्म का तोहफा नहीं है, ये डिफर्ड पेमेंट के ऊपर हमें तेल मिल रहा है। और ये सोच लेना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वजीर खजाना साहब का एक बयान देखा है, या मुशीर खजाना साहब का बयान देखा है, और उन्होंने कहा है कि ये $3 बिलियन से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। स्टेबिलिटी लाना मकसद नहीं है सऊदी अरेबिया का। स्टेबिलिटी लानी है तो हमने खुद लेके आनी है। देखिए, ये हम $70 अरब की इंपोर्ट करने चले हैं इस साल के अंदर। अगर $3 अरब इजाफी जो है वो स्टेट बैंक के अकाउंट में पड़ा रहेगा, तो उससे जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं आपके और मेरे, बाकी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के, जो महंगाई के हवाले से हैं, वो दूर होने वाले नहीं है। अच्छा सोनिया, अगर आपका सवाल है कि इससे कोई 22 करोड़ पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है, तो ऐसा कुछ होने वाला है। रिलीफ तो मिलेगा ना डॉक्टर साहब? देखिए, रिलीफ अगर आप कहते हैं, रिलीफ का मतलब ये है कि आपकी और मेरी जिंदगी के जो मजमूई बोझ है वो कम होने वाले हैं, तो उसका जवाब मंफी में है। आटे की कीमत कम होने वाली नहीं है, चीनी की कीमत कम होने वाली नहीं है,
पेट्रोल की कीमत कम होने वाली नहीं है, ठीक है। बिजली के बिल आपके घर आते हैं वो कम होने वाले नहीं है। अभी जो हम सर्विस देख रहे हैं उसमें 98% पाकिस्तानी कह रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई है। उसमें कोई आप ये किसी कह रहे हैं कि सऊदी अरब की जानिब से ये जो इमदाद दी गई है इसे आम आदमी की जिंदगियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। एहतशाम साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, चलिए मान लेते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ तो है, लेकिन ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जब ताल्लुकात में आपको सर याद होगा सर्द महरी आई थी तो $2 बिलियन भी उन्होंने वापस मांग लिए थे। अब सर आपके पास एक इनसाइड स्टोरी भी है, ये ताल्लुकात को लेकर आपको क्या लगता है, कोई ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से अगर बात करें तो? देखिए सोनिया, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं ना, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं, परसेप्शन अलबत्ता बहुत अहम होता है। हाँ। अब देखिए परसेप्शन ये है ना कि जी डॉलर आ गया है तो ज़ाहिर है इन्फ्लोज तो नहीं है, बाहर से पैसा कम आ रहा है, ज़्यादा निकल के जा रहा है, तो उसमें तो एक ठहराव आएगा थोड़ी देर के लिए। जैसे तकरीबन $2.5 के करीब डॉलर नीचे आया है, वो तो अपनी जगह पे है। देखें ना, अब आमतौर पे लोग इसको इसी तरह देख रहे होते हैं। इस पिछली जो हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब एक बात भूल के हमें कल परसों एक बड़े अहम आदमी ने बताया कि आपको अंदाज़ा है कि फेटफ में जब से हमें ग्रे लिस्ट में डाला है, आपको पता है कि कितना है वो ऑफिशियल फिगर मुझे उन्होंने बताया कि $30 बिलियन का हमें अब इससे नुकसान हो चुका है। अच्छा। वो देखें दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ लेके हमारे साथ क्या हो रहा है। तो पिछली जो हम बात कर रहे थे उसको भी हम देखें कि हमारा नुकसान कितना है। डॉक्टर साहब देखें 2002 का हुकूमत पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक सिक्योरिटी का डिफेंस का मादा है कि जी हमने हरमैन शरीफैन पे हमने जब भी खुदा ना खास्ता को ऐसा वक्त आएगा हम जाएंगे वहाँ पे, बचाएंगे। हमारा दीन, हमारा फेथ ही यही है कि हम उसके लिए जाएंगे। अब इसको ज़रा फैला दिया गया है। मेरी तला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा जी किंगडम को, और उन्होंने एज ए मैटर ऑफ कहा कि जी आपकी हमें ज़रूरत पड़ती है पूरे मुल्क में किसी मसले के लिए, कोई मुश्किलात के लिए, तो आप हमें अपनी मदद देंगे, सिक्योरिटी के हवाले से कोई एक्सपर्टीज़ देंगे, कोई बंदे लाने की बात होगी। उस पर अब ये ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जी एक बहुत, वैसे तो आपकी बुनियादी बात सही है कि अब कौमों के मफादात हैं, वो वक्त चला गया है। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में $1.5 बिलियन दिया गया था, वो कितना अर्सा डॉक्टर साहब याद है, हम सवाल करते थे फाइनेंस मिनिस्टर से, बाकी लोगों से कि भी ये क्या है, कर्जा है, क्या है। अल्टीमेटली किंग अब्दुल्ला थे मरहूम, उन्होंने कहा था कि जी ये तोहफ़ा है, तो वो फ्री मिला था। या किंग फैसल में जो थे 70s में, उनकी तरफ से जो पैसा दिया गया था या तेल दिया गया था। और एक ज़माने में तो जब हम ये क्या कहते हैं अफगान वार में भी हमने, हमारे साथ ये हुआ कि हमें खासी उनकी तरफ से मदद मिली थी। अभी ये कि इस मायदे के तहत दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर करने में इन्वेस्टमेंट, आपने डॉक्टर साहब आपको याद है 25 से 30 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट उन्होंने वादा किया था, वो रुकी हुई थी, फिर उसको बढ़ाने की बात हुई है। अब वो कह रहे हैं जी, तैयार हो रहे हैं कि जी ठीक है, आप बताएं कहाँ कहाँ टूरिज़म में जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, करेंगे। अब देखें, अब सऊदी अरब हो, UAE हो, अब इंडिया के साथ भी ताल्लुकात वैसे ही हैं। अब UAE को आप देख लें, वो मकबूजा कश्मीर में जाके जनाब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैंने एक साहब से पूछा, एक अहम आदमी से हुकूमती, मैंने कहा ये क्या है, कहने जी मफादात है। अब हम क्या कहें, उनको ना जाएं, उनको पैसा नज़र आ रहा है और वो जा रहे हैं वहाँ पे। तो अब तो ज़ाहिर है तेल तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। दुबई में तो आप तेल देखती नहीं है, UAE में सिर्फ अबू धाबी में तेल है, सऊदी अरब में तेल है, लेकिन कब तक वो लोग कह रहे हैं कि जी अल्टीमेटली इनको आना पड़ेगा इस तरफ। अमेरिका ने शेल आल गैस और तेल और गैस निकालने के बाद तो वो बात ही नहीं रही। अब तो लड़ाई है पुतिन की वजह से और किंग MBS की लड़ाई की वजह से आपने देखा पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, और अमेरिकन बैठे हुए हैं वो ताड़ में कि किस वक्त इसका किससे फ़ायदा उठाना हो। तो मेरा ख्याल है सियासत की बुनियाद पे, दो तरफ़ा ताल्लुकात की बुनियाद पे, मफादात की बुनियाद पे देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये एक, मैं तो कहूँगा एक ब्रेक थ्रू है। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो यह है कि एक लॉन्गर टर्म में हम कहा जा रहा है कि जी हमारी मिलिट्री और सिविलियन क़यादत ताल्लुकात को बढ़ाना चाहती है, बल्कि उनकी तरफ से पैगाम है ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। फिर परसेप्शन में तब्दीली आएगी। तो मेरा ख्याल आने वाले दिनों में जबकि IMF आप देख लें कि हमें जिस तरीके से स्क्रू कर रहा है, जिस तरीके से शराइत लेके आ रहा है, आप तो आप देख लें, कल भी बात हुई थी 5 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक डॉक्टर साहब ये बातचीत होनी थी। आज देख लें 27 तारीख हो गई, कहीं पहुंच नहीं पाए, वापस आ गए। शराइत उनकी अपनी जगह है, ठीक है, फौरी तौर पे तो ये उड़ान रुकेगी डॉलर की ऊपर की तरफ, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत को जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अपना कोई मैकेनिज्म, अपने पाँव पे खड़ा होने का तरीका ढूंढना होगा, मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब IMF के मामलात पर जरा बात कर लेते हैं। क्या वजह है सर, ज्यादातर जो पेशगी शराइत हैं हमने IMF की मान ली हैं, टैक्स बढ़ा दिए हैं, महंगाई जो है वो उरूज पर है, आज भी बिजली की कीमतों में $2.51 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन सर क्या वजह, डेडलॉक अभी तक बरकरार है, कहाँ मामला को क्या लगता है रुका हुआ है? देखिए, IMF सिर्फ मालियाती इदारा नहीं है, वो एक सियासी इदारा भी है और उसके सियासी मालकान भी हैं। तो
जब मैं सियासी मालकान का जिक्र करता हूँ तो सिर्फ अमेरिका के जो IMF के बोर्ड के अंदर वोट हैं वो कोई 8,31,000 वोट है, जिसका मतलब ये है कि जब अमेरिका के डायरेक्टर का हाथ खड़ा होता है तो 8,31,000 वोट जो है वो वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो इसके दोनों रुख जो हैं उनका तजकिया करते हैं। एक इसका मालियाती रुख है, एक सियासी रुख है। देखिए मालियाती रुख जो है हम बड़ी तेजी से अपनी कमजोरियां और अपने फ्लॉज जो है वो IMF के ऊपर डाल देते हैं। अगर बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ी है तो हम कहते हैं कि IMF ने हमें कहा था कि बिजली की कीमत बढ़ाएं। अगर रुपया गिर रहा है तो हम कहते हैं IMF ने हमें कहा था। डॉक्टर साहब माजरत के साथ आई हेट टू इंटरप्ट यू, तो ये 2 दफ़ा बड़ी तड़ी के साथ हमारे वज़ीर ख़जाना ने बयान दिया था, शौकत तरीन साहब ने, नथिंग डूइंग, मैंने कह दिया है हमने कोई बिजली के रेट नहीं बढ़ाने, हमने कोई नए टैक्स नहीं लगाने। अब तो पहले तो 120 बिलियन के टैक्सों की बात हो रही थी, अब इतलात आ रही है 500 अरब रुपये के नए टैक्सों की बात कर रहे हैं। ये तो बाकायदा एक मिनी बजट लाना पड़ेगा। जी सर। एहतजाम साहब, मेरा काफी लंबा तजुर्बा है ये मालियाती इदारों के साथ काम करने का। मैंने अभी तक IMF का किसी मुल्क के साथ ये एग्रीमेंट नहीं देखा जिसमें IMF उस मुल्क को कहे कि आपने बिजली के टैरिफ जो है वो बढ़ाने हैं। ये कभी नहीं लिखा जाता। IMF कभी भी किसी मुल्क को ये नहीं कहता कि आपने अपनी करेंसी जो है वो इतनी गिरा देनी है। IMF ये कहता है कि भाई आपका बिजली के सेक्टर में 400-500 अरब रुपए का खसारा हो रहा है, आप उस खसारे को दूर करें। अब उस खसारे को दूर करने के 3 तरीके हैं। आपके पास 20 से 25% चोरी हो रही है बिजली, हुकूमत वो चोरी कम कर दे। अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है चोरी कम करने में तो फिर उसको बिजली के टैरिफ नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। इस वक्त तो 100 यूनिट का हम बिल भेजती है हुकूमत, उसमें से 90 की वसूली होती है, 10% तो रिसीव भी नहीं होते, वसूली नहीं हो पाती। अगर आप वो 90 से 95 पे ले जाएं, 96 पे ले जाएं तो आपको बिजली के रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब हमारी हुकूमत जो है वो बिजली चोरी को रोकने में नाकामयाब रहती है, वसूली नहीं कर पाती, तो फिर मजबूरन उसको रेट बढ़ाने पड़ते हैं। IMF उनको ये नहीं कहता। IMF ने हमें कभी नहीं कहा कि आप अपनी करेंसी गिरा दें, लेकिन वो ये कहता है कि आपने करेंसी की जो वैल्यू है वो ओपन मार्केट में जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है उन पे छोड़ दें, वो आपकी करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई के ऊपर उसकी। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि जितना इजाफा हुआ है, मुझे नहीं याद पड़ता कि इंटरबैंक में कभी इतनी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ हो। ये तो लगता है कि सीधा सीधा रजा बाकर साहब, जिनको अब लोग इकोनॉमिक हिटमैन कह रहे हैं, वो करवा रहे हैं लेके। अच्छा सब देखिए, आपने कहा कि मुझे कोई याद नहीं आता कि कभी इतनी तेजी से इंटरबैंक इतनी तेजी से रुपया गिरा हो। शाम साहब, क्या आपको याद है कोई एक महीना पिछले 74 सालों में जिसमें हमने एक महीने में $6.5 अरब की इंपोर्ट कर डाली हो? पिछले महीने $6.5 अरब की इंपोर्ट है जो मैंने 74 साल माशी तारीख में नहीं देखी। आप अंदाजा कीजिए कि हमारे एक्सपोर्ट जो हैं 2013 में हमने $31 अरब की एक्सपोर्ट कर डाली। अब हम वापस 31 अरब पे पहुंचे हैं। 2013 के लेवल पे अब पहुंचे हैं और हुकूमत जश्न मना रही है कि हम 31 अरब पे पहुंच गए। भाई 2013 पे हम इसी लेवल पे थे। अब 2013 का लेवल अगर बांग्लादेश का देखें तो हमारे से 4-5 बिलियन कम थे, वो 26-27 अरब पे थे। वो 26-27 से गए हैं 45 पे और हम 31 से अब वापस पहुंचे हैं 31 पे। आप सोचिए, आपको कोई 74 साल की माशी तारीख में ये ठीक है डॉक्टर साहब आपकी बात, ये जब डिमांड एंड सप्लाई की हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं मार्केट रेट जो है ना उस पर होना चाहिए ना, मार्केट रेट पे तो नहीं हो रहा। ठीक है, फ्री मार्केट। ठीक है, इस पर कमेंट लेते हैं डॉक्टर साहब का, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब, महंगाई एक ऐसा मसला है जिस पर जाहिर है आपने भी स्टार्ट में बात की कि हर कोई इस महंगाई को लेकर परेशान है। आज हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रीजन के जितने भी ममालिक हैं पाकिस्तान में उससे सबसे ज़्यादा कम महंगाई है। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका का उन्होंने जिक्र किया। सर ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर महंगाई की, इसमें ग्लोबल इम्पैक्ट कितना है और फिर IMF के मामलात जो हैं वो कितने हैं? देखिए, 3 पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं महंगाई नापने के। एक तो मुल्क के अंदर क्या हाल है, हमारी तारीख के मुकाबले में हमारे यहाँ महंगाई का क्या हाल है। देखिए, आपको 74 साल माशी तारीख में कोई भी 3 साल का ऐसा पुरानिया नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत जो है वो 100% बढ़ गई। यानी कि 35 रुपए किलो थी 2018 में, अब वो 70, 75, 80 रुपए तक जा रही है।
आपको 74 साल माशी तारीख में कोई भी ऐसा 3 साल का दौरानिया नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत जो है वो 100% बढ़ गई हो या बिजली की कीमत जो है वो 100% बढ़ गई हो। तो पहला पैमाना तो ये है कि मुल्क की अपनी तारीख में इतनी महंगाई आपने और मैंने पहले नहीं देखी। दूसरा पैमाना है कि दुनिया में क्या महंगाई का हाल है और हमारे यहाँ क्या हाल है। अभी आपने वो इकोनॉमिस्ट में एहतशाम साहब देखा जी, कि जी। चौथा नंबर है जी हाँ। साथ दर आया था, उसमें हम चौथे नंबर पे। हमसे आगे वो अर्जेंटीना, ब्राजील और टर्की। चौथे नंबर पे महंगाई जो है वो पाकिस्तान। तीसरा ये पैमाना है कि आपके खित्ते में क्या हो रहा है, जिसका अभी सोनिया आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है। साउथ एशिया में पाकिस्तान में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, अफराद दर का रेट, बुलंद तरीन है। तो दुनिया में हम चौथे नंबर पे हैं, इस खित्ते में हमारा हाईएस्ट है। और अगर अपनी तारीख देखी जाए तो इतनी महंगाई पहले इस मुल्क के रहने वालों ने नहीं देखी। अब दो सिक्के हैं, दो रुख हैं इस सिक्के के। देखिए, आटा है, चीनी है, बिजली है, ये सब चीजें पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं। ये पाकिस्तानी किसान हैं, उनको रुपयों में हम उनकी कीमत देते हैं। सब कुछ लोकल है, चीनी भी गन्ना लोकल उगता है, हुकूमत खुद से उसकी सपोर्ट प्राइस सेट करती है। तो इन तीन चीजों की जो कीमत अगर इतनी तेजी से बढ़े तो वो तो समझ में नहीं आती, वो तो हुकूमत की नाअहली कह सकते हैं। अब तेल है, अब तेल पिछले साल जो है वो $37 का बैरल था, वो 80-85 में है। हम 85% अपना तेल जो है इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ती है तो वो जाहिर बात है कि आलमी मंडियों के ऊपर की वजह से बढ़ रही है। इसी तरह कोयला जो है, हम बहुत सारा कोयला, $2-3 बिलियन का कोयला इम्पोर्ट करते हैं। कोयला $60 का टन होता था, अब वो $250 का टन हो गया है। हम उनको इस्तेमाल करते हैं बिजली घरों में, अपने बिजली घर चलाने के लिए। तो अगर कोयला आलमी मंडियों में महंगा है तो लोकल भी महंगा होगा। तो एहतशाम साहब, वो दो रुख है सिक्के के। एक वो है कि जो आटा, चीनी और बिजली, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान में पैदा होती है उसके अंदर जो इम्पोर्टेड इनपुट है वो बड़ा कम है, उसका 100% बढ़ जाना जो है वो तो अब वो खतरनाक। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए एक एलिमेंट और है जिस पे मेरा ख्याल है बहुत बात करना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब भी महंगाई की बात होती है तो हुकूमत एक तरफ ये कहती है कि जी रीजन के ममालिक के कंपैरिजन में हम आज भी कीमत कम है, दूसरा ये कहते हैं कि जी ये मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं। हर दफ़ा कहा जाता है कि जी इन पे रेट किया जाएगा, इनको पूछा जाएगा, इनके खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया जाएगा। प्रोसेस में कुछ भी नहीं होता। जिस तरह पे पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे, पॉलिटिकल रिट की बात हो रही थी, ये भी यहाँ पे भी इकोनॉमिक रिट हुकूमत की नहीं है। देख, अब मुझे याद आ रहा है डॉक्टर साहब कि एक फिगर मैंने देखा था कि पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से लेके 1947 से लेके 2018 तक ये खाने का खुदरी तेल जो है इसकी कीमत 135 रुपये किलो से ऊपर नहीं गई। 2018 से 2021 में ये 360 रुपये, एक साहब बता रहे थे कि मैं 400 रुपये किलो लेके आया हूँ। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ जाना, और फिर हम देखें खाने पीने की चीज़ें सारी दुनिया में जब लोग जिक्र कर रहे होते हैं, अमेरिका, यूरोप वगैरह जहाँ भी आप चले जाएँ, खाने पीने की चीज़ों में इस तरह तेज़ी से नहीं बढ़ी जितनी आज भी आप चले जाएं वहाँ पे मैकडॉनल्ड में इधर उधर चले जाएं, वो $3-4 में आप खाना खा लेते हैं। उसी हिसाब से आप यहाँ पे देखें तो 6 गुना 8 गुना ज़्यादा है। तो सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे है कि हुकूमत अपने घर को, इकोनॉमिक घर को कैसे दुरुस्त करेगी? हमारे सिर्फ दावे किए चले जा रहे हैं, इस पर वाकई अगर मुनाफा हो रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनके हाथ क्यों नहीं लगते? अभी ये ट्रेडर कम्युनिटी आप देख लें टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। अभी एक नई चिप लगने जा रही है, उसको रजिस्ट कर रहे हैं, 50,000 की शर्त को उन्होंने रजिस्ट किया। वो टैक्स जो आपने मैंने देना उस पर रसीद हम हुकूमत मांगती है वो नहीं देते। उसके बाद GST आप देख लें जो आपके हुकूमत के ब्याह पे वो कलेक्ट करते हैं हमसे। आप खाना खाने जाते हैं, 4,000-5,000 का बिल देते हैं, 300-400 रुपये का जो आप GST होता है वो भी हुकूमत जो है ना उनके हुकूमत को नहीं मिलता। तो इन हालात में इनके लिए क्या करने की ज़रूरत है? हमारी ट्रेडर कम्युनिटी को कौन समझाएगा? जी देखिए, तो श्याम साहब, आपने बड़ी नुक्ते वाली बात, बड़ी इम्पोर्टेंट बात सामने उठाई है। मामला ऐसा है कि डंडे के जोर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जोर पे हम कीमतें कम नहीं कर सकते। ठीक, कार्टेल्स को आप डंडा मार के, ये 74 साल की हमारी तारीख बताती है। जब भी कीमतें बढ़ती है तो हमारे जो हमारी क़यादत है वो हमें कहती है कि जी हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स करेंगे, हम डंडा मारेंगे, हम सख्ती करेंगे। ये पॉलिसी के नतीजे में होता है। अगर आपने पॉलिसी निकालनी है, पॉलिसी के नतीजे में आपने कार्टेल्स को तोड़ना है, पॉलिसी के नतीजे में आपने कीमतों को कम करना है। अब पॉलिसी बनाने के लिए आपको टीम चाहिए। अब आप सोचिए कि यहाँ पे 5 वज़राए खजाना बदल दिए हों हमने,
यानी कि बीच में वजीर आजम साहब भी वजीर खजाना बन गए थे, क्योंकि हमारे पास वजीर खजाना कोई नहीं बचा था। डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए आप भी एडवाइजर बने थे। अब पूछिए, टेनियर जो है, अगर 4 या 5 वज़ीर खजाना आपने 40 महीने में देख लिए हैं, तो आप समझिए कि पॉलिसी बनाने का माहौल ये नहीं है कि जिसके अंदर पॉलिसी बन सके। पॉलिसी बनेगी तो कोई नतीजा सामने आएगा। पॉलिसी बनाने के लिए आपको टीम चाहिए, टीम आपके पास बन नहीं पाती। अब तो मेरा ख्याल है 6 या 7 तो FTR के, अभी आपने टेक्स्ट का देखा, 6 या 7 तो FTR के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं, 4 या 5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं, 3-4 दफा हमने SEC का चेयरमैन तब्दील कर दिया है। तो पॉलिसी चाहिए इन सारी चीजों की रोकथाम के लिए। महंगाई को कम करना है, कार्टेल्स को आपने तोड़ना है। देखिए कार्टेल प्राइसिंग है, चीनी वाले जो है वो डबल कार्टेल है, तो उसे गन्ने की कीमत करते हैं, इधर से चीनी की कीमत फिक्स करते हैं। और सबसे बड़ा तो एहतशाम साहब इस वक्त जो कार्टेल बना बैठा है वो बिजली का कार्टेल है। अब आपको पता है कि हमारे खित्ते में, मतलब हम अपनी इंडस्ट्री को देंगे 22-23 रुपए की बिजली, और अगर इंडिया में मिल रही है 5-6 रुपए की, बांग्लादेश में 4-5 रुपए की, तो हमारी इंडस्ट्री वो कैसे कम्पीट कर सकती है? ये बिजली का कार्टेल किसने तोड़ना है? ये चीनी का कार्टेल किसने तोड़ना है? ये पॉलिसी नहीं तोड़ना, ये डंडा नहीं। और पॉलिसी किसने बनानी है? टीम ने बनानी है, टीम हमारे पास है। हुकूमत को अपनी पॉलिसीज आप कह रहे हैं कि बेहतर करने की जरूरत है, फिर तक जो मैशत की मामलात हैं उनको संभाला जा सकता है, पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।